नमस्कार। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही। क्या उस वक्त बाकी पार्टियों का अस्तित्व नहीं था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस भाग में हम बाकी विपक्षी पार्टियों का अध्ययन करेंगे। केरल में कम्युनिस्टों की जीत। 1957 में पहली बार कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा था। 1957 के मार्च में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में से 60 सीट हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन इस पार्टी को प्राप्त हुआ। विधायक दल का नेता EMS नमूद्रीपाद को सरकार बनाने का मौका मिला और ये पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि उसके खिलाफ संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान का अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान में जब शक्तियों का दुरुपयोग करने की बात आती है तो यह उदाहरण बार बार प्रयोग किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत में विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। बाकी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित काडर मौजूद थे। आज़ादी हासिल होने के बाद इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मजबूरी में इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती थी। वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस दल को ज़्यादा समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य नेताओं में A.K. गोपालन, S.A. डांगे, EMS नंबूद्रीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारा में अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1964 में विभाजन हो गया। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये जिसका नाम है CPIM नाम से अलग दल बनाया। ये दोनों दल आज तक कायम हैं। A.K. गोपालन, केरल के कम्युनिस्ट नेता। राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हुआ। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गए और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य लगातार करते रहे। भारतीय जनसंघ, शुरुआती निशान दिया। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से अलग है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इस दल का मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरवी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति में हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की केवल 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आज सरकार है, की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये हिंदू महासभा के नेता रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में ये मंत्री बने। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। कश्मीर को ज़्यादा अधिकार देने के खिलाफ थे। कश्मीरी नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए और हिरासत में इनकी मौत हो गई थी। स्वतंत्र पार्टी, इनका चुनाव निशान सितारा था। कांग्रेस पार्टी ने अपने नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास किया था। इसके विरोध में 1959 में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व C. राजगोपालाचारी, K.M. मुंशी, N.G. रंगा और मीनू मसानी, जो पहले कांग्रेसी नेता रह चुके थे, वो कर रहे थे। यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी एक खास अलग सोच रखती थी।
स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नज़रिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीयकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना करती रही है। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के भी खिलाफ थी। इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। स्वतंत्र पार्टी कृषि में ज़मीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। अगर हम थोड़ा निष्कर्ष निकालें तो ये पार्टी निजीकरण, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन जो बाद में लागू हुई है उनकी समर्थक थी, जो आज सभी पार्टियां लागू कर रही है। यह दल गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ती के रिश्ते कायम करने को भी गलत मानती थी। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की। अनेक क्षेत्रीय पार्टियों और हितों के साथ मेल करने के कारण स्वतंत्र पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में ताकतवर हुई। स्वतंत्र पार्टी की तरफ मुख्य रूप से जमींदार और राजे महाराजे आकर्षित हुए। भूमि सुधार के कानूनों से इन जमींदारों और राजे महाराजों की मलकियत और हैसियत को खतरा मंडरा रहा था और इससे बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का दामन थामा। उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग के लोग राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। इन लोगों ने भी स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। इस पार्टी का सामाजिक आधार बहुत कम रहा है। इसके पास पार्टी सदस्य के रूप में समर्पित काडर की कमी रही। इस वजह से यह पार्टी अपना मजबूत सांगठनिक नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाई। सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार, महात्मा गांधी के ये बहुत करीबी रहे हैं। संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने 1948 से 1950 तक। आज़ादी के बाद बने अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री बने। बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, और स्वतंत्र पार्टी का इन्होंने गठन किया था 1969 में। PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, स्पेनिश में इसे PRI कहा जाता है। यह मेक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन करती रही है। इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। तब इसे नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत हासिल हुई थी। मूल रूप से PRI में राजनेता, सैनिक नेता, मजदूर और किसान संगठन तथा अनेक राजनीतिक दलों के कई किस्म के हितों का संगठन था। समय बीतने के साथ PRI के संस्थापक प्लूटार्को इलियास कैलस ने इसके संगठन पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद नियमित रूप से होने वाले चुनावों में हर बार PRI ही विजय होती रही। बाकी पार्टियां बस नाम की थी ताकि शासक दल को वैधता मिलती रहे। चुनाव के नियम इस तरह बनाए गए कि PRI लगातार जीतती रहे। शासक दल ने अक्सर चुनावों में हेरफेर और धांधली की। PRI के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। 2000 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में यह पार्टी हार गई। मैक्सिको अब एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा।
अपने दबदबे के दौर में पीआरआई ने जो दांवपेच अपनाए, जो गलत काम किए, उनका लोकतंत्र की सेहत पर बड़ा खराब असर पड़ा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात पर अब भी नागरिकों को पूरा विश्वास नहीं हो पाया। सोशलिस्ट पार्टी, निशान बरगद का पेड़। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न ले सके। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों ने मजबूरी में 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को निराशा हुई। सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनावों में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस और साम्यवादी दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों ने, जिनमें अशोक मेहता थे, ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तारीफदारी की। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक रह चुके हैं। ये आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के अच्छे विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जाति विरोधी आंदोलन के नेता रहे हैं और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष का इन्होंने नेतृत्व किया है। विद्वान और बुद्धिजीवी रहे हैं। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक थे। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य बने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए
1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मूल नाम अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद, इस्लाम के अच्छे विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के मुख्य नेताओं में रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। विभाजन के विरोधी थे, संविधान सभा के सदस्य बने, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर, ये गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी रही। कपूरथला के राज परिवार में इनका जन्म हुआ। विरासत में माताजी से ईसाई धर्म मिला। संविधान सभा की महिला सदस्य रही। स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनी। 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। चुनाव में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। 2004 से पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चालू हो गया था और इसकी शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हो गई थी। धन्यवाद।